तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 235 के बारे में। और ये चैप्टर इतनी लेट से इसलिए आ रहा है क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये काफी देर बाद रिलीज हुआ है। और अपनी यूट्यूब जर्नी के शुरुआत से ही मैं कभी व्यूज के पीछे नहीं भागा। मैंने हमेशा कोशिश करी है एक्सप्लेनेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, इसलिए इंतजार करा इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन के रिलीज होने का, ताकि सही ट्रांसलेशन और सही फील के साथ ये वीडियो आपको दे सकूं। ऐसा नहीं कि कैसा भी चैप्टर आया कोरियन वर्जन में और टूटा फूटा चिपका दिया आप लोगों को। मैं ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा व्यूज से पहले मेरे लिए क्वालिटी मायने रखती है। खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था रेवन और मैनेजर किम के काफी ज्यादा खतरनाक पंगे चल रहे होते हैं। मैनेजर किम अपनी सिल्वर थ्रेड स्किल्स को पहले से काफी ज्यादा बेहतर बना चुके हैं, जिससे वो रेवन के ऊपर हावी होने लगते हैं। लेकिन रेवन की भी अपनी खासियत है बार बार मौत के मुंह से वापस लौट के आ जाना। इसलिए सबसे पहले रेवन मैनेजर किम के जानलेवा हमले से खुद को बचाता है और मैनेजर किम के ऊपर मार देता है काफी खतरनाक कट्स, जिससे किसी की जान भी जा सकती है। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं मिंजी को, जो अपने मोबाइल में मैनेजर किम की फोटो देख के उन्हें याद कर रही होती है। पर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मिंजी को, जो एक ड्रिंक लेते हुए जा रही होती है अपने ऑफिस में। और अगल बगल के लोग मिंजी को देख के उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सुनने में आया है ये लड़की फ्रांस के ESF से है। यहाँ पे इसका मतलब तो नहीं बताया गया, लेकिन मेरे हिसाब से ये फ्रांस का एक फेमस स्की स्कूल है, जहाँ पे ऑब्वियसली स्कीइंग सिखाई जाती होगी। खैर मिंजी के बारे में तो ये भी बातें करी जा रही होती है ये एक बहुत ज्यादा फेमस स्कूल से पढ़ी है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है। और वहाँ पे अपनी फिल्म डायरेक्टिंग क्लास में इसने टॉप करा था। और जिस कंपनी में मिंजी अभी काम कर रही है, यहाँ पे आने से पहले उसे हॉलीवुड से भी ऑफर आया था, लेकिन वो गई नहीं। इस चीज के लिए इस कंपनी के CEO ने हॉलीवुड वालों को पेनल्टी फी भी भरी थी, ताकि मिंजी हॉलीवुड का ऑफर ठुकरा के यहाँ पे आ सके। कुल मिला के मिंजी का अपनी कंपनी के अंदर काफी खतरनाक ऑरा है, यानी कि बाप और बेटी दोनों के दोनों ऑरा फार्मर हैं। खैर ये ऑरा फार्मिंग वॉक करने के बाद मिंजी अपनी सीट में जाके बैठती है और देखती है जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रही है कंपनी वालों ने पहले से उसकी वाट लगा के रखी है, कुछ भी ठीक नहीं है। इतने में ही मिंजी के फोन में नोटिफिकेशन आता है, जिससे उसे पता चलता है या फिर कहीं याद आता है कि अगले हफ्ते मैनेजर किम का यानी कि उसके फादर का बर्थडे है। और बिल्कुल इसी समय कंपनी के CEO का कॉल भी आ जाता है। कंपनी का CEO टकला, जो मुझे मीठा टाइप का लग रहा है, मिंजी को कहता है माफ करना, जिस प्रोजेक्ट में तुम काम कर रही हो हमें वो ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की फुटेजेस में ना ही लाइटनिंग ठीक से है और नॉइज भी काफी है। चीजें उसमें इतनी ज्यादा खराब है कि हॉलीवुड के ग्रैंडफादर भी आ जाएं तो इसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन मिंजी ठहरी प्रोफेशनल से भी प्रोफेशनल अपने काम में, इसलिए कहती है अरे तो क्या हुआ, अगर उसमें लाइटनिंग ठीक नहीं है हम डार्कनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं सारे के सारे मूड को क्रिएट करने के लिए। मिंजी टकले को ऑन द स्पॉट ही उसकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे देती है, जिससे टकला ऐसा हो जाता है क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन तो होता है, बल्कि मिंजी ने ऑलमोस्ट अपना काम निपटा दिया होता है और कहती है मैं तुम्हें एक मेल भेजूंगी, उसको चेक करना जल्दी से। और टकले को एक कमाल की लाइन कहती है, जो आगे भी हमें इस चैप्टर में सुनने को मिलेगी। आपको पता है मेरे प्रोफेसर हमेशा एक बात कहा करते थे, थर्ड क्लास के लोग हमेशा फालतू के झूठ बोल के किसी सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास के लोग अपने सच से उसी सिचुएशन को हिला के रख देते हैं। ये सुन के टकला मिंजी को कुछ ऐसा कहता है जो अगर मैनेजर किम सुन लेते तो अपनी सिल्वर थ्रेड से टकले का टकला काट काट के लाल कर देते। टकला कहता है डायरेक्टर किम आप सच में कमाल हो, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मुझे तो सच में ये देख के रोना आ रहा है। मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, या आप चाहती हो इसके लिए मैं आपको कम से कम एक किस ही दे दूँ? मिंजी कहती है फालतू की बातें मत कर, लेकिन अगर तुझे शुक्रिया ही कहना है मुझे तो दुबई की जो वो फेमस कुकीज है वो ला के दे मुझे, और अभी मैं काम कर रही हूँ, बाय। कॉल कटने के बाद मिंजी एक अंगड़ाई के साथ खुद से कहती है डैड ने कहा था वो एक मिशन में जाने वाले हैं, उम्मीद करती हूँ वो ठीक होंगे। वैसे कुछ ही दिनों पहले मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन दोबारा से उनकी आवाज सुनने का मन कर रहा है। लगता है बाद में मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैनेजर किम एक खतरनाक दुश्मन से लड़ रहे हैं। हम वही सीन देखते हैं जब रेवन मैनेजर किम के ऊपर काफी खतरनाक कट्स मार देता है, जो काफी ज्यादा जानलेवा हैं। इससे मैनेजर किम की हालत खराब सी लगने लगती है, वो अपने घुटनों में आ चुके हैं और कहते हैं खुद से ये सच में काफी ज्यादा करीबी मामला था। मेरे हमलों से बचते हुए भी इस बंदे की चाकू की नोक मेरे शरीर के कमजोर हिस्सों को टारगेट कर रही है। ये इंसान खतरनाक है, मुझे खुद को संभालना होगा। खासकर ऐसे वक्त में मुझे याद करना होगा अपना खुद का रास्ता। और मैनेजर किम अपने मन में जो खुद के रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे लिखा है माई ओन वे। अगर वहाँ पे लिखा होता है माई ओन पाथ तो भी बात एक ही थी, क्योंकि वे और पाथ का मतलब काफी ज्यादा सिमिलर होता है। और क्योंकि ये मानवा लुकिज्म से कनेक्ट है, इसलिए काफी सारे लोग ये सोचने लग जाएंगे क्या डैनियल की तरह मैनेजर किम के पास भी अपना पाथ है, और शायद इस चीज के ऊपर अपने कुछ भाई लोग लड़ने भी लग जाएं। लेकिन मेरा तो यही मानना है हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों की कंफर्मेशन वक्त ही देगा। खैर मैनेजर किम जब ये वे वाली बात अपने मन में कहते हैं तो हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब मैनेजर किम
किम मिलने आए होते हैं कोड नंबर 1 से, जिसका नाम वूचुल नैम भी है। क्योंकि सिल्वर थ्रेड्स के अटैक सबसे पहले इसी ने शुरू करे थे, इसलिए मैनेजर किम इससे कुछ गाइडेंस लेने आए हैं। वूचुल कहता है, हे, तुम्हें क्या लगता है इंसानों ने रस्सी सिर्फ घुमाने के लिए बनाई है? मेरी बात ध्यान से सुनो। इसी रस्सी के सबसे महान इन्वेंशन है जाल बिछाना या फिर किसी को बांधना। इसी से इंसानों ने आगे चलकर शिकार करना शुरू करा। कभी कभी जो कदम हम पीछे लेते हैं उन्हें भागना नहीं कहते, ये एक जाल बुनने की तरह होता है। इसे उस हथियार की तरह मत देखो जो तुम्हें भी घायल कर सकता है, बल्कि ऐसे इस्तेमाल करो जिससे बैटलफील्ड को समझा जा सके। इससे तुम एक कदम और आगे बढ़ जाओगे। मेरी एक बात याद रखना, जो भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो सिर्फ थ्योरी से ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी इस थ्योरी का तुम किस तरीके से इस्तेमाल करते हो ये पूरी तरीके से तुम्हारे हाथों में है। और हमें पता है मैनेजर किम एक फास्ट लर्नर हैं। अभी जैसे ही रेवन मैनेजर किम के पास आता है उन्हें मारने के लिए, रेवन के गले के आसपास सिल्वर थ्रेड आ जाती है उसका गला पकड़ने के लिए। लेकिन रेवन भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं, वो ये देख लेता है और पीछे हटते हुए अपने मन में कहता है, क्या एक जाल आखिर इसने कब बिछाया? बट पहली सिल्वर थ्रेड से बचते ही दूसरी सिल्वर थ्रेड उसकी टांग पकड़ लेती है, जिससे रेवन को समझ आता है पहली वाली तो फेक थी ताकि ये दूसरी वाली काम कर सके। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम इस थ्रेड की मदद से इसको अपनी तरफ खींच के इसके मुंह पे कोहनी दे मारते हैं। रेवन को डैमेज तो पहुंचा है, फिर भी उसके चेहरे में स्माइल है और वो भी मैनेजर किम के ऊपर चाकू मार देता है। मैनेजर किम भी मुंह से खून छोड़ने के बावजूद इसके मुंह पे एक मुक्का बजाते हैं। इसके बाद रेवन मारता है, इसके बाद दोबारा मैनेजर किम मारते हैं और इन दोनों की इंस्टिंक्ट इनको अंदर से चीख चीख के कहती है ये फाइट जो भी जीतेगा वही अपने अभी के वर्जन को सरपास कर पाएगा। लेकिन जिस जगह पे ये लड़ रहे हैं वहाँ पे लगातार एक्सप्लोजन्स होने का भी खतरा है। मैनेजर किम जैसे ही इसके एक पंच मारता है यहाँ पे एक एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे काफी सारे पत्थर इनके ऊपर गिरने लगते हैं और हम देखते हैं दूसरी खूनी फाइट का सीन, यानी कि डूम वर्सेस इंजर्ड हांचो शियोंग और शियोंग हो शिन। डूम जब शियोंगो के ऊपर गोली चलाने ही वाला था, हांचो अचानक से आके डूम के हाथ पे लात मार के गन उससे छुड़वा देता है और अब शियोंगो पीछे से डूम के गोली मारने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी डूम कहता है, तू हरामजादे, आखिर तेरे पास किस तरीके का शरीर है? गोली लगने के बावजूद भी तू इस तरीके से मूव कर रहा है। और अचानक से भाग के शियोंगो के पास पहुंच जाता है जिसने लगभग गोली चला ही दी है। लेकिन डूम इसका हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है जिससे उसका निशाना गलत हो जाता है। पर शियोंगो डूम के अंडों में लात मार के कहता है, ले साले, यह है मेरा फिनिशिंग मूव, किसी के अंडे फोड़ना। लेकिन डूम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और शियोंगो के एक मुक्का मार के उसको दूर फेंक देता है। शियोंगो उड़ते उड़ते कहता है, साले नपुंसक हरामजादे, तुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? इतने में हांचो डूम के पीछे से आके उसके खतरनाक सी लात बजाता है जिसे डूम ब्लॉक कर लेता है। बट फिर भी फोर्स की वजह से पीछे जाते हुए अपने मन में कहता है, ये हरामजादा, ऐसी हालत में भी इसके पास इतनी ताकत है। लेकिन इतने में ही शियोंगो पीछे से आके इसकी गर्दन में चाकू मार देता है और कहता है, मर जा साले हरामजादे मॉन्स्टर कहीं के। लेकिन डूम इसका कॉलर पकड़ के इसको जमीन में पटक देता है और जमीन में पटके जाने के साथ ही शियोंगो इसके हाथ में एक लॉक मार देता है वो तोड़ने के लिए। इतने में हांचो उछल के डूम के मुंह पे घुटना बजाता है जिसे डूम मुक्का मार के दूर फेंक देता है और अपने हाथ में लटके हुए शियोंगो को लगातार काफी बार जमीन में पटकते हुए कहता है, बहुत अच्छे, मुझे तो लगा था तू बस एक कीड़ा है, लेकिन तू उतना भी बुरा नहीं। खासकर तेरे देखने का तरीका, वो मुझे साफ बता रहे हैं तू हार नहीं मानेगा। मुझे ये पसंद आया, लेकिन अगर अभी मैं तुझे छोड़ देता हूँ तो आगे चल के तू मेरी सरदर्दी बनेगा, इसलिए बच्चे अब तुझे मरना पड़ेगा। डूम अपनी गर्दन से चाकू निकाल के शियोंगो की गर्दन में बस डालने ही वाला था, जिसे शियोंगो तो लगभग अपनी मौत देख ही चुका है। लेकिन डूम रुक जाता है क्योंकि पीछे से वैलेंटीना आते हुए कहती है, रुक जाओ बड़े आदमी, बहुत हुआ। अगर तुम गॉड ऑफ फाइटिंग से मिलना चाहते हो तो रुक जाओ। क्या? अभी अभी तूने क्या कहा लड़की? क्या तू बहरा है? मैंने कहा जिस इंसान को तू ढूंढ रहा है यानी कि गॉड ऑफ फाइटिंग, मैं तुझे उससे मिलवा सकती हूँ। मेरा एक साथी जो तुझसे मिला था उसने मुझे बताया तू किसी को ढूंढ रहा है। हालांकि इस चीज के बारे में और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन तेरा रिएक्शन देख के ये बात कंफर्म हो चुकी है। हम एक पास्ट के सीन में देखते हैं जहाँ पे कोड 66 मैनेजर किम लोगों को बताता है कि डूम किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन वो किसको ढूंढ रहा है वो उसको नहीं पता। लेकिन ये पीले बाल वाला बंदा ये जानकारियां निकालने में काफी माहिर है और इसने ही शायद इनकी मदद करी होगी। प्रेजेंट मोमेंट में वैलेंटीना कहती है, जिस इंसान से तू मिलना चाहता है मैं तुझे उससे मिलने दूंगी, इसलिए उसे चाकू मारना बंद कर। इस फाइट की वजह से मुझे होल्ड बैक करना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम दोनों को मिलने दूंगी। इसलिए ये सोचना बंद कर, अगर तेरे पास और ज्यादा वक्त होता तो तू ये फाइट जीत सकता था। लड़की, तेरे इस जोक में मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। ये सच है, मैं गॉड ऑफ फाइटिंग को ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता है वो किसी न किसी तरीके से एरिस से कनेक्ट है। ये बात मुझे आर्केना से पता चली और आर्केना ने ही मुझे बताया था वो कनेक्शन पर्सनल है। गॉड ऑफ वॉर पूरी तरीके से एरिस का बाहर का बंदा है और उससे भी ऊपर की बात,
वो एक नेचुरल डिजास्टर है। और क्या तूने एक तूफान को एक जगह में रुके हुए देखा है कभी? इसके बावजूद तू मुझे बोल रही है तू मुझे उससे मिलने देगी। ये एक बेकार का झूठ है यहाँ पे मेरा और समय बर्बाद करने के लिए। लेकिन इतने में ही उसके पीछे से चलता हुआ आता है गॉड ऑफ वॉर। इसलिए वैलेंटीना कहती है, ये सच है, ये सब करके मैं टाइम हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन लगता है एक मामले में तुझे गलत फहमी हो गई है। मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं है। एक थर्ड क्लास का बंदा हमेशा फालतू के झूठ बोल के किसी सिचुएशन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक फर्स्ट क्लास का इंसान उसी सिचुएशन में सच बोल के सिचुएशन को हिला के रख देता है। हम तुझसे धीरे धीरे पूछेंगे तू आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है, तो बता क्या तू तैयार है असली चीज का सामना करने के लिए। डूम को पीछे से गॉड ऑफ वॉर की चलने की आहट सुन के ही पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ये गॉड ऑफ वॉर जिसके नाम से ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, जब अपनी बेटी ग्योल के साथ होता है तो काफी प्यारा सा इंसान बन जाता है। इसलिए कभी एक बाप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। खैर सैमडैग अपनी टोपी निकालते हुए डूम को कहता है, अबे साले, तो वो तू था जो मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन साला तू है कौन? यानी कि डूम ने सिर्फ इससे एक बार मार खा के अपनी यादों में इसको हमेशा के लिए अमर कर दिया, और अपने गॉड ऑफ वॉर भाई जी को याद ही नहीं है कि उसने पहले इसको पेला है। खैर गाइस, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और गलती से अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसी तरीके की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।